मैं एक मजदूर हूँ, जिस दिन मैं कुछ लिखूँ नहीं उस दिन मुझे रोटी खाने का भी कोई हक नहीं। ये बड़ी प्रसिद्ध लाइनें हैं और प्रसिद्ध लेखक की प्रेमचंद की लिखी लाइनें हैं। प्रेमचंद जिन्होंने यथार्थवाद पर इतनी सारी कहानियाँ लिखी कि वो हिंदी साहित्य के मील का पत्थर बन गई। हिंदी साहित्य प्रेमचंद के बिना अधूरा है, उनकी राइटिंग के बिना अधूरा है। उनकी लिखी कहानियाँ आज भी इतनी मार्मिक और इतनी हृदय स्पर्शी हैं कि आप उसे पढ़ लें या सुन भर लें तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। प्रेमचंद जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लिखा, प्रेमचंद जिन्होंने अपना नाम बदल कर लिखना शुरू किया, प्रेमचंद जिन्होंने समाज की सारी कुरीतियों को, सारी बुराइयों को पन्ने पर उतारा, प्रेमचंद जिन्होंने अपनी कलम का जादू ऐसा चलाया कि तब से आज तक उनकी लेखनी के हम सभी दीवाने हैं। और आज मैं प्रेमचंद की इतनी बातें क्यों कर रही हूँ? क्योंकि 31 जुलाई को प्रेमचंद की जयंती होती है और इसी जयंती के उपलक्ष्य में मैं आपको प्रेमचंद की लिखी कुछ शॉर्ट स्टोरीज, कुछ लघु कहानियाँ बताऊंगी जिन्हें आप पढ़िए, सुनिए। ऑडियो बुक्स में भी अवेलेबल हैं और सुनकर ये देखिए कि जिस समय प्रेमचंद थे वो दौर और आज का दौर बिल्कुल सेम है। प्रेमचंद ने जो लिखा वो तब भी सच था, आज भी सच है और आने वाले दिनों में भी वो सच रहेगा। शुरू करने से पहले मैं प्रेमचंद के बारे में कुछ 2-4 चीज़ें आपको बताऊंगी जो मुझसे निजी तौर पर जुड़ी हुई हैं। मैं प्रेमचंद से कैसे रूबरू हुई पहली बार, उसका एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगी और मेरी ज़िंदगी में प्रेमचंद क्या मायने रखते हैं ये भी बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो प्रेमचंद की कहानियाँ बचपन में ही किताबों में, हमारी टेक्स्ट बुक में और जो हम क्लास में पढ़ते थे उसमें आ गई थी, लेकिन प्रेमचंद से जब मैं दिल से जुड़ी वो मैं अपने कॉलेज टाइमों में जुड़ी। मेरे एक दोस्त हैं जो अब मेरे पति भी हो गए हैं, उन्होंने मुझे अपनी किताब दी थी, निर्मला प्रेमचंद का उपन्यास था और वो किताब मैंने पढ़ी और आप यकीन जानिए उस किताब ने ऐसा मेरे अंदर असर किया कि मैं प्रेमचंद को पढ़ने के पीछे पागल हो गई। मैं प्रेमचंद की किताबें ढूंढा करती थी कि कुछ मिल जाए। उन दिनों किताब, इतनी सारी किताबें नहीं थी मेरे पास, तो जो पॉकेट मनी मिलती थी उससे मैं किताबें लिया करती थी, लाइब्रेरी से लिया करती थी। उसके बाद मैंने धीरे धीरे प्रेमचंद को पढ़ना शुरू किया। प्रेमचंद की मानसरोवर में लिखी कहानियाँ, उनके उपन्यास निर्मला, सेवा सदन, गबन, कर्मभूमि सब पढ़ डाली एक तरफ से। इसके अलावा प्रेमचंद की लघु कहानियाँ बहुत पढ़ी जिनका काफ़ी असर मेरे जहन पे हुआ और वो छप गई दिमाग में। ऐसी कुछ कहानियाँ मैं आपको बताती हूँ, तो आइए शुरू करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं हर लिस्टिकल वीडियो बनाने से पहले किताबें दिखाती हूँ। मैं आज आपको किताबें दिखाऊंगी प्रेमचंद की जो मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं। कुछ मैंने दे रखी हैं पढ़ने के लिए लोगों को, कुछ मेरे पास है, लेकिन ये वो किताबें नहीं है जिन पे मैं बात करूँगी। मैं बस दिखाना चाहती हूँ कि मैंने कौन कौन सी पढ़ी, मेरे पास कौन कौन सी किताबें। देखिए ये सेवा सदन है और न्यू एडिशन मैंने लिया था, बहुत सुंदर सा ये किताब है। ये उनकी कहानियों का संग्रह है प्रेमचंद का। ये मुझे मेरे कॉलेज टाइम में मेरे एक प्रोफेसर ने गिफ्ट की थी। उन्हें पता था मुझे पढ़ने का शौक है तो उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी। ये मैंने खुद से खरीदी थी। मानसरोवर की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ हैं, मारुति प्रकाशन से प्रकाशित है और ये वो स्पेशल किताब है जिससे मेरा राब्ता हुआ और इस किताब से ही मैंने प्रेमचंद को पढ़ना शुरू किया, उन्हें जानना शुरू किया, उनके क्या उनकी मानसिक परिस्थिति थी, क्या वो चाहते थे समाज से, वो इसमें मिलता है। ये मैं प्रेमचंद की हास्य कहानियाँ लेकर आई हूँ इस बार, लेकिन अभी तक पढ़ नहीं पाई हूँ। इस पर कवर भी चढ़ा हुआ है, अभी पन्नी भी नहीं उतरी है इसकी, तो पढ़ूंगी मैं इसे। उनकी हास्य कहानियाँ देखूंगी कि जिस आदमी ने अपने कलम से समाज में इतना बड़ा बदलाव लाया वो अपनी हास्य कहानियों में क्या कहना चाहता है, क्या पुट मिलता है, तो ये मैं जल्द पढ़ूंगी। बाकी ये ठाकुर का कुआं है, ये मानसरोवर का पहला भाग है और ठाकुर का कुआं समेत इसमें अन्य कहानियां हैं। ये मोटी किताब ये मैं बुक फेयर से लाई थी, तो ये वो किताब है। बाकी हम कहानियों पर बात करते हैं और आपको बताते हैं प्रेमचंद की वो 5 कहानियां जो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। मैं किताबें पढ़ना पसंद करती हूँ तो अक्सर मैं YouTube पे या किसी चैनल पे जो साहित्य, हिंदी साहित्य से जुड़ा है, उस पर ऑडियो बुक्स पढ़ना शुरू करती हूँ, सुनना पसंद करती हूँ। इसी बीच मेरे फीड में एक कहानी आई, उसका नाम था सौत। ये कहानी भी प्रेमचंद की लिखी हुई थी, 27 या 28 मिनट की कहानी थी।
नहीं माफ़ कीजिएगा, और कम थी शायद, तो मैं वो सुन रही थी। और ये कहानी आपको पढ़नी चाहिए, बहुत खूबसूरत कहानी है। कहानी है, एक आदमी होता है, उसकी वाइफ होती है, पत्नी होती है, और वो दिखने में बहुत सुंदर नहीं होती है लेकिन सर्वगुण संपन्न होती है। उसे सब आता है, गांव में ये लोग रहते हैं, उसे पता है किस वक्त पर क्या करना है, उसे पता है कि कैसे व्यापार चलता है। उसके होने से धन धान्य संपन्न होता है उस आदमी का घर। लेकिन फिर वो आदमी एक प्रेम प्रसंग में पड़ जाता है और वो शादी कर लेता है अपनी प्रेमिका से, और उस प्रेमिका को सौत बनाकर घर लाता है। अब पहली पत्नी बड़ी नाराज हो जाती है, वो कहती है कि मेरे रहते हुए तुमने ये शादी कैसे की। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, गृह कलह होता है, फिर वो पत्नी, उसकी कुछ सिचुएशन ऐसी बनती है कि वो छोड़ के चली जाती है घर, उसका पहली पत्नी। वो कहती है तुम दूसरी पत्नी के साथ खुश रहो। फिर वो जाती है, गांव में उसे सब जानते रहते हैं, उसको काम भी मिल जाता है, वो काम भी करती है, संपन्न होने लगती है। लेकिन इसके जाते ही घर की हालत बेकार हो जाती है। उस आदमी को समझ आ जाता है कि मेरी घर की लक्ष्मी घर छोड़ के चली गई है। बीमार पड़ जाता है, उसकी हालत एकदम मरने वाली होती है, वो मरणासन पे होता है। उधर पहली पत्नी को जब ये बात पता चलती है तो बड़ा अफसोस जताती है, लेकिन चाहती है कि कोई उसे बुला ले, लेकिन कोई बुलाने नहीं आता। फिर वो मजबूरन खुद जाती है वापस अपने पति के पास, उससे कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं। तो वो कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। फिर वो, उसकी मौत हो जाती है, वो मर जाता है। उसके बाद ये सौत के बीच का जो संबंध है, प्रेमचंद की कहानी उसी को दिखाती है, और वो इतनी खूबसूरती से लिखा गया है कि शायद आप सोच भी नहीं सकते कि आगे उन दोनों का रिश्ता, उन दो औरतों का रिश्ता क्या मोड़ लेगा। वो कैसे एक दूसरे के साथ रहेंगी, जो हर बात पर झगड़ती थी, वो कैसे एक दूसरे का सहारा बनेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगी। इसी की कहानी है, छोटी सी, जिसका नाम है सौत। अगर आप चाहें तो इसे पढ़ भी सकते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हो तो, नहीं तो आप इसका यूट्यूब पर ऑडियो सुन सकते हैं, ऑडियो बुक के रूप में ये उपलब्ध है। इसे ज़रूर सुनिएगा, मैंने हाल ही में सुनी और मुझे बेहद पसंद आई। दूसरी जो कहानी है, उस कहानी का शीर्षक है बूढ़ी काकी। बूढ़ी काकी, जैसा कि नाम से लगता है, एक वृद्ध महिला की कहानी है जिसे खाने पीने का बड़ा शौक होता है। अक्सर हमारे घर में बड़े बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो जब उम्र की जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, उन्हें खाने पीने का शौक और होता जाता है। उस बूढ़ी काकी को भी खाने पीने का शौक बहुत ज़्यादा था, लेकिन उसके घर वाले उसे खाने पीने को देते नहीं थे। तो एक बार उनके घर में एक फंक्शन होता है, मुंडन होता है या शादी होती है या कोई समारोह हो रहा होता है, तो उसमें खाने की अच्छी अच्छी चीज़ें बनती हैं। लेकिन बुढ़िया को एक कमरे में दूर रखा जाता है। उसे सब महक तो आती है लेकिन वो खा नहीं पाती। फिर एक छोटा सा बच्चा उसके पास वो पूरी सब्जी लेकर आता है, कुछ खाने को देता है। यही दिखाया गया है, यही बताया गया है इस कहानी में कि कैसे हम अपने बड़े बुजुर्गों की इच्छाओं को मारते रहते हैं और उनको कुछ ना समझते हुए जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें ऐसा फील कराते हैं कि वो तो बस घर का एक सदस्य है, उनकी हमें खास ज़रूरत नहीं है। इसी की कहानी है बूढ़ी काकी, जिसे मज़े लेते हुए प्रेमचंद ने लिखा है और समाज पर एक गहरा प्रहार किया है, एक सटायर मारा है, जिसे आपको पढ़ना चाहिए। अगली प्रेमचंद की जो कहानी है वो भी हास्य तरीके से शुरू होती है, लेकिन समाज पर एक छोटा मगर बहुत गहरा प्रहार करती है। ये कहानी का नाम है बड़े भाई साहब। दो भाइयों की कहानी है, एक बड़ा होता है एक छोटा। बड़ा भाई बहुत आदर्शवाद होता है, उसे लगता है हर काम समय पे और सही ठीक तरीके से किया जाना चाहिए, वरना जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा, कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन छोटा भाई जो होता है उसको लगता है जिंदगी जीनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है सब काम अपने अपने समय पे हो जाएंगे, लेकिन खुद को ऐसे बांध कर नहीं रखना चाहिए, पतंग की तरह, खुली पतंग की तरह उड़ना चाहिए आसमान में। तो इन दोनों के एग्जाम्स होते हैं, दोनों पढ़ते हैं एक क्लास में। छोटा भाई निचली कक्षा में होता है, बड़ा भाई ऊपर की कक्षा में होता है। तो दोनों का एग्जाम होते हैं और बड़ा भाई छोटे भाई को अक्सर ज्ञान देता है कि पढ़ लो वरना पास नहीं हो पाओगे, ये कर हो जाओगे, फेल हो जाओगे ये। लेकिन जब अंततः रिजल्ट आता है तो बड़ा भाई फेल हो जाता है और छोटा भाई अच्छे नंबरों से पास हो जाता है। तो कहानी हमें ये सीख देती है कि जिंदगी को हमेशा आदर्शों पे चल के नहीं जीना चाहिए। अच्छी बात है आप आदर्श पे चलते हैं, लेकिन जिंदगी को जिंदगी की तरह जीजिए, जैसे जिंदगी चल रही है, जिस मोड़ पे जा रही है, बहते पानी की तरह उसके साथ बहिए। किसी चीज़ का दबाव, किसी चीज़ का प्रेशर अपने ऊपर फील मत कीजिए, बस जैसे है वैसा करते रहिए।
अगली जो कहानी है, मैं बहुत हद तक ये विश्वास करती हूँ कि आप में से बहुतों को ये कहानी पता होगी, बहुतों ने ये कहानी सुनी होगी, बहुतों ने देखी भी होगी, क्योंकि इस कहानी पर सीरियल भी बना हुआ है। ये कहानी मुझे बहुत पसंद है। कहानी का नाम है ईदगाह। और जी हाँ, ये चिमटे वाली ही कहानी है कि एक बच्चा अपनी दादी को रोटी पकाते देखता है और गरीबी की वजह से उसकी दादी के पास उतने सामान नहीं होते, उपकरण नहीं होते, चिमटा नहीं होता जिससे वो रोटी पलट सके। तो उसकी दादी जब रोटी पलटती हैं तवे पे या चूल्हे पे, तो उनके हाथ जल जाते हैं। बच्चे को पैसे मिलती है ईद पर, ईदी मिलती है, तो वो कुछ अपने लिए नहीं खरीदता, जबकि वो साल भर बहुत एक्साइटेड रहता है कि मैं ये खरीदूंगा ईदी से, वो खरीदूंगा, लेकिन वो अपने लिए कुछ नहीं खरीदता, वो अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है। ये कितनी प्यारी सोच है कि एक बच्चा अपनी दादी के लिए कुछ खरीद रहा है, अपने बड़ों के लिए कुछ खरीद रहा है, खुद का त्याग करके। तो ये बेहद खूबसूरत कहानी है और मुझे बहुत पसंद है। आपको भी ज़रूर पढ़नी चाहिए, अगर नहीं पढ़ी तो ज़रूर पढ़नी चाहिए। आप चाहें तो इसे देख भी सकते हैं, ये YouTube पे अवेलेबल भी होगा, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप किताब लवर्स हैं तो इसकी किताब और कहानी ज़रूर पढ़िए। आज की आखिरी जो कहानी है वो इसीलिए इसका चुनाव मैंने अंत में किया क्योंकि ये बहुत मार्मिक कहानी है, और जब मैंने इसे पढ़ा था, फिर इसे सुना, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। इस कहानी का नाम है कफन। ये कहानी है एक बाप और बेटे की, जो अपने घर के बाहर बैठे हैं और बेटे की पत्नी अंदर है, चिल्ला रही है, चीख रही है, क्योंकि उसे प्रसव पीड़ा हो रही है, उसे बच्चा होने वाला है। लेकिन इन बाप बेटों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो किसी को बुला के या किसी भी तरह उस अपनी बहू की, अपनी पत्नी का प्रसव करा सकें। लेकिन बाप बेटे भी अंदर जा नहीं रहे हैं बहू और पत्नी का हाल लेने। क्यों? क्योंकि उनके खेत से निकला हुआ एक आलू उनके बीच रखा हुआ है, और वो बस ये सोच रहे हैं कि जो भी पहले जाएगा, दूसरा जो बचेगा वो आलू खा जाएगा। तो उस रात का खाना उनको नहीं मिलेगा। ये गरीबी और हमारे देश के किसानों की स्थिति दिखाती ये कहानी उस वक्त प्रेमचंद ने लिखी। आज भी मैं मानती हूँ कई किसान ऐसे होंगे जो इस लेवल पर तो नहीं, लेकिन गरीबी के इस रेखा तक ज़रूर पहुँचे होंगे। उनकी इतनी मजबूरी होगी कि वो कुछ कर नहीं पा रहे होंगे। और ये बेहद मार्मिक कहानी है। मैं ज़्यादा बोलूँगी तो मैं रो दूँगी, इसलिए मैं चाहूँगी कि ये कहानी आप ज़रूर पढ़ें। मैं अंत इसका नहीं बताना चाहती क्योंकि इसका अंत भी बेहद मार्मिक है। आप वो सुन लेंगे तो फिर पढ़ने में मज़ा नहीं रहेगा। मज़ा यहाँ बहुत हंसी खुशी से नहीं मैं कह रही हूँ, मतलब वो मर्म आप नहीं समझ पाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि प्रेमचंद की लिखी कहानी पढ़ें। और प्रेमचंद ने सिर्फ कफन ही नहीं, ऐसी तमाम कहानियाँ लिखी हैं जिसे पढ़ने के बाद आपकी आंखों में आंसू आना तय है। शायद इसीलिए प्रेमचंद को हमारे भारत का शेक्सपियर कहा जाता था। उन्होंने अपनी कलम का जो जादू चलाया ना, वो एक लाइन में आपको हंसाती हैं, दूसरी लाइन में कुछ सिखाती है और तीसरी लाइन में रुला देती है। प्रेमचंद यही उनकी जादूगरी है, और शायद प्रेमचंद के इसीलिए इतने फैंस हैं, इसीलिए उन्हें इतना पढ़ना पसंद करते हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक आप किसी से भी पूछेंगे आपका पसंदीदा लेखक कौन है, तो शायद ही कोई ऐसा हो जो प्रेमचंद का नाम ना ले। भले वो तमाम 10-15 राइटर्स को और बता दे, लेकिन प्रेमचंद उनकी लिस्ट में ज़रूर शामिल होंगे, शायद पहले नंबर पे शामिल होंगे। तो ये उनकी 5 कहानियाँ। इसके अलावा उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। आपने उनकी कौन सी कहानियाँ पढ़ी हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। और बाकी मैंने तो तमाम कहानियाँ पढ़ी ही हैं, आगे पढ़ूंगी भी और आपको बताऊंगी भी। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे और मेरे व्हाट्सएप चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, वहाँ मैं आपको किताबों से जुड़ी ही चीज़ें अपडेट करती रहती हूँ। बाकी मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए मुझसे। बहुत शुक्रिया।